नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हम विभिन्न सामाजिक विषयों पर बात करते हैं और ये खुशी की बात है, आज हम लोग शिक्षा संबंधी विषय पर बात करेंगे, खासकर हिंदी की जो पढ़ाई है मॉरिशस में। और ये बहुत खुशी की बात है, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे गुरुजी हैं जो लगभग 50 वर्षों से इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। वे लेखक हैं, अध्यापक हैं और अभी जो हैं मॉरिशस हिंदी इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं। तो गुरुजी बंगालिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम हिंदी की बात करते हैं, मॉरिशस में हिंदी की जो पढ़ाई है और साथ में आप मॉरिशस हिंदी संस्थान के निदेशक हैं, तो आप बताएं कि कब से आप इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं और इस संस्थान की भूमिका क्या है? सबसे पहले हम त्रियोले में हिंदी पढ़ते थे। वहाँ पर मैंने अपने उत्तमा तक किया और 1970 में हम त्रियोले से निकलकर कुछ मित्र आए शहर हिंदू महासभा के ये आंगन में, और वहाँ पर ट्रिनिटी कॉलेज चलता था। वहाँ पर पढ़ाई शुरू की और वहाँ पर हम निःशुल्क पढ़ाते थे और मार्ग व्यय वगैरह सब हम अध्यापक खुद देते थे। उस समय हमें त्रियोले से निकल कर आने के लिए 40 सेंट देना पड़ता था और जाने के लिए 40 सेंट देना पड़ता था, तो 1 रुपये हमारे लिए काफ़ी था। तो वार्षिक जानते हैं, पाठशालाओं में हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और सभी धार्मिक कार्य भी वहीं पर करते हैं। और हम जब वार्षिक उत्सव करते हैं तो उस समय वहाँ के जो मंत्रीगण है उसमें से बुलाते हैं, खास करके जो शिक्षा मंत्री है, फिर प्रधानमंत्री है। तो उस समय हमारे शिक्षा मंत्री जो थे वो आते थे और प्रधानमंत्री जो है वो भी आते थे। और जब वार्षिक उत्सव समाप्त हो जाता था तो हम प्रधान जी से बातचीत करते थे कि हमारे लिए भी कुछ भत्ता दें, क्योंकि हम अपने मार्ग व्यय से आते हैं, हम सब गरीब परिवार के लोग हैं। तो कहते कहते 4-5 साल बीत गए, तो 1976 में उन्होंने तय किया हमें कुछ देने के लिए, और 1976 से हम हिंदी अध्यापकों को 100 रुपया मिलना शुरू हुआ। और उसके साथ साथ तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती जहाँ पर भी पढ़ाई होती थी सभी लोगों को मिलना शुरू किया। तो यानी उन दिनों से ही जैसे हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु या फिर उर्दू की पढ़ाई भी होती थी। हाँ। हाँ, और वे लोग भी अपनी सभा में पढ़ाई करते थे। तो सभी को सबको मिला, 100 रुपये मिलना शुरू हुआ। सभी को सब 100 रुपये मिलना शुरू हुआ। हाँ, तो ये जो भत्ता है कितने वर्षों तक मिलता रहा? नहीं, उस समय से जब मिलना शुरू हुआ तो पहले हमें सरकारी पाठशाला नहीं मिलती थी, हम बैठका में पढ़ाते थे। बाद में हमें सरकारी पाठशाला मिली और केयरटेकर के पैसे जो है, चपरासी के जो पैसे हैं, मतलब जितने घंटे काम करते हैं वो भी सरकार देती थी। तो 76 से ये मिलना शुरू हुआ, लगभग कुछ सालों तक मिला। फिर पाठशालाएँ जो है कुछ कम हुई तो उसे 100 से 150 बना दिया गया, और इसके बाद चलता वो पढ़ाई चलती रही तो 150 से 300 कर दिया। फिर दूसरी जो सरकार है आई तो 300 से 500 कर दिया। फिर 5 साल के बाद और हम उनके पीछे लगे रहे कि भाई ये अभी के ज़माने में इतना कम है। तब एक बैठक लगाई गई और उस समय ये सोचा गया कि जो SC पॉस है उन लोगों को 1000 रुपया दिया जाएगा हिंदी में, और जो HSC पॉस है उन लोगों को 1500 दिया जाएगा, और जो उत्तमा पास है उन लोगों को 1500 भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम पढ़े लिखे अध्यापक नहीं भी थे, लेकिन परीक्षा पास है और पढ़ा रहे हैं पाठशाला में, तो हमें ये भत्ता मिलता था। और अभी जो है हम देख अभी रहे जो हैं है
अभी जो है खुशी की बात है कि इस सरकार हमें 1000 रुपया दे रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर अभी 2500 मिल रहा है। यानी बराबर, यानी एक जो अध्यापक जिन्होंने एससी तक पढ़ाई की है उनको लगभग 2000। एससी का 2000, हाँ, और फिर जो एचएससी का है हाँ उसको हाँ 3000, और जो उत्तमा की है वो उत्तमा भी जो है 3000। हाँ, तो यहाँ पर एक छोटा अनुमाली हो जाता है, क्योंकि उत्तमा में पहले मतलब कि प्रथम खंड द्वितीय खंड था, अब कुछ सालों से तृतीय खंड कर दिया गया है। जब तृतीय खंड कर दिया गया है तो इसका मतलब होता है कि हम भी बीए जैसे हैं, हमें भी बीए जैसे लोगों के साथ मिलना चाहिए, उसके समान मिलना चाहिए। तो अभी भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उत्तमा को जो अनुमाली है उसको सुधारें, हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम लगभग 25 से ज़्यादा पुस्तकें तैयार करते हैं और 3 साल करते हैं, और बीए वाले भी 3 साल करते हैं। तो गुरुजी आप हमें ये बताएं कि जब आपने यहाँ स्पष्ट किया कि उन दिनों जैसे 100 रुपये मिलता था, फिर धीरे धीरे ये भत्ता बढ़ता गया, तो हम ये जानना चाहेंगे उन दिनों की पढ़ाई में और अभी की पढ़ाई में क्या अंतर लगता है। पहले क्यों विशेष रूप से मानव मूल्य पर ज्ञान दी जाती थी और अभी की जो पढ़ाई है उसमें क्या फ़र्क मिलता है। उस समय हम पाठशाला जाते थे, पाठशाला में धार्मिक कार्य होता था और हमारे बच्चे धार्मिक कार्य में भाग लेते थे, घर पर भी आते थे तो धार्मिक चलता था। और अभी की जो ज़माना है कि अभी लोग मतलब पूजा पाठ जो है ज़्यादा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि हिंदी में कम रुचि दे रहे हैं। अब क्यों कम रुचि दे रहे हैं? क्योंकि वे लोग सप्ताह में जो 5 दिन होता है, सोमवार से शुक्रवार तक, वो ट्यूशन जाते हैं। जब ट्यूशन जाते हैं तो 5 बजे समाप्त होता है, तो उस समय पाठशाला नहीं जाते हैं। त्रियोले में खास करके बहुत पाठशालाएँ थी, अभी 4-5 है। और संस्थाएं जो है 2 संस्थाएं थी, अभी मेरी संस्था जो है चलती है, वो दैनिक शिवराज गवर्नमेंट स्कूल में शनिवार के दिन, और रविवार के दिन महेश्वरनाथ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती है। केवल शनिवार, सप्ताहांत में, हाँ सप्ताहांत में, सप्ताहांत केवल में। सप्ताहांत। हाँ, और जैसे शुरू में आपने कहा कि बैठकाओं में जब पढ़ाई होती थी तो सप्ताह में केवल 3 बार होती थी बैठका में, रोज़ नहीं होती थी पढ़ाई। बहुत पहले रोज़ होती थी, बाद में जब भत्ता मिलने लग गया तो अब पाठशाला में 2 दिन या 3 दिन पढ़ाई होती है। सरकार की ओर से आपको 1 महीने में 12 घंटे काम करना चाहिए। तो वो जो 1 घंटा कभी 1.5 घंटा काम करते हैं तो उसको मतलब महीने के अंत तक 12 घंटे काम कर देंगे तो उसको भत्ता बराबर मिलेगा। यानी ये ज़रूरी है, जैसे पहले आपने कहा 12 घंटा, हाँ। अभी कैसे करते हैं? अभी तो स्कूलों में पढ़ाई करते हैं हर सप्ताहांत। हाँ, तो हर सप्ताहांत जो है यानी महीने में एक, मान लीजिए शनिवार या रविवार को करें तो 4 घंटा जो है उनको पूरा करना चाहिए। ठीक। तो सप्ताहांत वाली बात है जो, तो हम 9 बजे से 8:30 से 12:30 तक करते हैं, कभी 1 बजे तक, कभी 2 बजे तक। तो हम लगभग 4 घंटे हमें काम करना चाहिए। तो 4 सप्ताह काम करें, 3 सप्ताह काम करेंगे तो 4 12 घंटे हो जाते थे, और 4 सप्ताह काम करेंगे तो 12 से 16 घंटे हो जाते थे, और 5 करेंगे तो ज़्यादा हो जाते थे, लेकिन वो घंटों पर। अब यदि कभी स्कूल बंद हो जाए, यानी आम छुट्टी है और अध्यापक अनुपस्थित डालते हैं तो उनको पैसे प्रोराता में मिलता है, यानी कि 12 घंटे काम नहीं किए हैं, ले लो 12 घंटे में 8 ही घंटे काम किए हैं तो उसे 8 घंटे के पैसे मिलते हैं। तो इन सब कैसे कहेंगे, इन सब कार्यों का मॉनिटरिंग कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हाँ, जो शिक्षा मंत्रालय है, हाँ। वहाँ से ये चल।
ये पढ़ाई होती है। हाँ, तो वो सब निगरानी वहीं से होती हाँ, है। वहीं से हमेशा से हाँ। वही लोग करते हैं। हाँ। ऐसे आर्ट्स एंड कल्चर में, कल्चर के बारे में जब होता है तो कुछ सहायता मांगते हैं तो बराबर देते हैं, और किसी भी मिनिस्ट्री में जो हमें हमारे से ताल्लुक़ रखते हैं तो सहायता मिलती है हमें। तो मान लीजिए एक कैसे कहेंगे, कोई अध्यापक या कोई भी अ, हिंदी की पढ़ाई करना चाहता हो तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण वगैरह, वो कैसे करना चाहिए? वो खुद जाता है या आपकी संस्था की ओर उसे आना चाहिए? हमारी संस्था 7 स्कूल है, सातों सरकारी पाठशाला है, और लगभग 40-45 अध्यापक काम करते हैं, और ऊपर से हम कम बच्चे होते हैं, ये अध्यापक कम होते हैं, तो हम बाहर से अपने ही बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें अध्यापक बनाते हैं। और हमारे बच्चे जब हमारी संस्थाओं में जितने हैं नए अध्यापक, सभी लोग उत्तमा पास होते हैं, या एचएससी में हिंदी पास है या उत्तमा पास है, तो उन लोगों को लेते हैं। ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। ये हमारा नियम है। हाँ। मॉरिशस हिंदी संस्थान का ये नियम है। तो ये जो परीक्षाएं होती हैं जिससे उत्तमा तक की पढ़ाई है, अब तो तृतीय खंड तक है, तो इन सब की निगरानी कौन करती है? हिंदी प्रचारिणी सभा या कोई और संस्थान भी है? इन सब की निगरानी शिक्षा मंत्रालय की ओर से इंस्पेक्टर आते हैं, और ले लीजिए मेरी संस्था में आर्य सभा की ओर से पढ़ाई होती है, तो वो लोग अपने एक इंस्पेक्टर भेजते हैं हमारे स्कूल में आकर देखने के लिए कि सचमुच में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, कितने बच्चे हैं, कितने समय तक। और हम अपने अध्यापकों से ये भी कहते हैं, सरकार भी यही कहती है, मतलब शिक्षा मंत्रालय की ओर से, कि हमें अपना नोट्स प्लान स्कीम बनाना चाहिए, और हम डायरेक्टर होकर हम अपने अध्यापकों से ये आग्रह करते हैं। मैं अपने स्कूलों के अध्यापकों के बारे में जानता हूँ, बाहर नहीं जानता हूँ। हाँ, तो ये सब जो परीक्षाएं हैं ये सब हिंदी प्रचारिणी सभा की ओर से ही होती हैं? हाँ, हिंदी प्रचारिणी सभा की ओर से पहली से छठी तक पढ़ाई होती है, ये परीक्षाएं होती है, और अभी एक शर्त रखा गया है कि उन्हीं की पुस्तकों को पढ़ाना चाहिए, तभी वो परीक्षा देंगे। और हमारे तो सभी बच्चे, मॉरिशस के सभी बच्चे, वो हिंदी प्रचारिणी सभा ही से प्रवेशिका, परिचय, प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा प्रथम, द्वितीय, तृतीय की पढ़ाई करते हैं। तो वो भी कैसे कहेंगे, अभी शिकायत नहीं, अभी तक हमें परीक्षा फल नहीं मिला है। ये तो कोविड की वजह से मेरे ख्याल हाँ, से कोविड की प्रभावित वजह हुआ से है। ये हाँ। ऐसा हो रहा है। क्योंकि 3 वर्षों से थोड़ा सा इसमें परेशानियां हो रही हैं। परेशानियाँ हो रही है, और माँ बाप भी डर के मारे कोई अपना बच्चा नहीं भेजता है। लेकिन शुरू में जब कोविड था तो सभी बच्चे मास्क डाल लेते थे और आते थे पढ़ने, और सभी अध्यापक, यानी कि हमें वो जो नियम है, नियम का पालन करना पड़ता था। अभी जब हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा दुनिया भर में लगभग 578 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं, और ये एक ऐसी भाषा है जो चौथे स्थान पर है विश्व में जो बोली जाती है। इससे पहले मंदारिन है, फिर स्पेनिश है, फिर अंग्रेज़ी है, हिंदी चौथे स्थान पर। तो हम समझ सकते हैं कि इसकी जो स्थिति है यहाँ है ऊपर, लेकिन मॉरिशस में भी हर तरह से कोशिश की जा रही है इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, तो आप लोग जैसे संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, हिंदी प्रचारिणी सभा है, आर्य सभा है, हर तरह से, इसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि मॉरिशस में बैठकाओं की संख्या भी कम हो गई है, बच्चे भी कम हो गए हैं। तो प्रोत्साहन के लिए आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए? बच्चा जब स्कूल जाता है, जिस माहौल में रहता है, वो बच्चे आपस में क्रियोली बोलते हैं, और क्रियोली लगभग सभी बच्चे जानते हैं। और पूर्व में हम हिंदी भाषा में पढ़ाते थे, हिंदी बोलते थे, क्रियोली शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, और इस प्रकार बच्चे जो है उसका स्तर भी उठता था और आगे बढ़ते थे। और अभी जो है, मैंने कहा ना, चूषण के कारण बच्चे कम होते जा रहे हैं। तो अब दुख की बात है कि घर पर भी माँ बाप अपने बच्चों से
ना हिंदी में बातचीत करते हैं, ना भोजपुरी में बातचीत करते हैं। ये इसकी समस्या है। अभी तो ऐसा दिखने को लगा है कि जो दादा दादी है, नाना नानी है, वो भी टूटी फूटी क्रियोली में बातचीत कर लेते हैं, हालांकि उसको ठीक से नहीं आती है। और भोजपुरी को जहाँ इतना महत्व दिया जाता है, पहले समय में हर घर में भोजपुरी बोली जाती थी और इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता था जो लोग हिंदी पढ़ते थे, क्योंकि जहाँ जाते थे भोजपुरी के साथ साथ हिंदी बोलते थे। तो ये भोजपुरी का असर था हिंदी पर। बहुत असर था, बहुत पहले भोजपुरी के माध्यम से हम हिंदी पढ़ते थे, क्योंकि घर पर भोजपुरी बोलते थे और हिंदी पढ़ने जाते थे तो जल्दी सीख लेते थे, क्योंकि भोजपुरी शब्द और हिंदी शब्द लगभग बराबर है, जैसे फ्रेंच और क्रियोल है, क्रियोल भाषा, तो ये चलता है। तो और अभी जो है मुझे सुने में आया है कि हमारे अध्यापक जो है वे लोग जब सिर्फ हिंदी में पढ़ाते हैं तो बच्चे को कठिनाई होती है समझने में, तो उसको फ्रेंच शब्दों का, क्रियोली शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं ये है दुख की बात, कुछ अध्यापक हम देखते हैं कि वो क्रियोली ही में समझा देते हैं और हिंदी शब्द बहुत कम बोलते हैं। तो ये इसकी स्थिति है कि ये कम होती जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि अभी जो बच्चे भोजपुरी नहीं बोलते, जैसे आपके समय में, हमारे समय में सब लोग भोजपुरी बोलते थे, घर पर भोजपुरी होती थी, लेकिन अभी हर घर में जैसे क्रियोल बोलते हैं, फ्रेंच या अंग्रेज़ी बोलते हैं, इस वजह से बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं, हिंदी को समझने में उनको कठिनाई होती है। जानते हैं ना, ये भारतीय उच्चायोग, मैं एक मीटिंग में गया था, भारत में भी ऐसा हो रहा है कि कार्टून बनाएंगे जिससे बच्चे दिलचस्पी लेंगे और वो कार्टून जो है हिंदी में होगी। तो कोई भी भाषा दुनिया भर में पहले हम सुनते हैं तब बोलते हैं, तो अभी समस्या ही ऐसी है कि हम करें क्या। तो मैं अभी से कहूँगा कि अभी से जो माँ बाप है, दादा दादी है, कोशिश करें भोजपुरी बोलने के लिए, क्योंकि भोजपुरी आती है। मैं कॉलेज में भी गया तो भोजपुरी बोला, पाठशाला में भी हिंदी भोजपुरी सीख रहे हैं। जब शहर गया पढ़ाने तो वहाँ पर मुझे कठिनाई हो रही है, क्योंकि मैं हिंदी में समझाता हूँ तो नहीं समझ पा रहे हैं, कम समझ पा रहे हैं। तो क्रियोली शब्द बहुत कम प्रयोग करते थे। ऐसा है कि कोई शब्द ऐसा है कि बच्चे को बार बार बोल रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। एक अध्यापक का गुण है कि जब तक वो बच्चा बोलने दो। कभी कभार ऐसा होता है कि वो नहीं जानता है तो एक शब्द क्रियोली का प्रयोग कर दो, नहीं कि पाठ करेंगे क्रियोली में तो बच्चे क्या सुनेंगे। ये सुनने से भाषा आती है। हम भी जब दूसरे देश जाते हैं तो सुनते सुनते 2-4 शब्द सीख लेते हैं। और भारत की बात कर रहे हैं कि चौथा देश है जो कि वो चौथा स्तर पर है। तो भारत में जैसे यहाँ पर क्रियोली सभी लोग बोलते हैं, तो भारत में भी लगभग 90% लोग हिंदी बोल लेते हैं, भोजपुरी बोल लेते हैं। तो आंकड़ा जब किया है तो सोचिए ना, N.3 मिलियन वहाँ पर है लोग, और अभी आप कह रहे हैं कि इतने मिलियन लोग बोलते हैं। तो वहाँ पर भी ये काम चल रहा है कि लोग प्रोत्साहन कर रहे हैं कि हिंदी में बातचीत करो, हिंदी में बातचीत करो। हमारे देश में भी भारत सरकार हमें सहायता भी कर रही है इसके बारे में। तो जैसे भारत की तो वहाँ मातृभाषा ही है। और दुनिया में लगभग करीब 7 ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदी भाषा जो है वहाँ की मातृभाषा है। हाँ, तो अभी जो है हम जब मॉरिशस की बात करते हैं, मॉरिशस में हिंदी की बात करते हैं, हिंदी की पढ़ाई, यहाँ की जो परीक्षाएं होती हैं, ये भी देखते हैं कि उस समय में एक ऐसे प्रोफेसर मॉरिशस आए हुए थे, राम प्रकाश जी, जिनका नाम हिंदी के साथ जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने जो छाप छोड़ी है, किस तरह की छाप छोड़ी, कैसे लोग उनकी ओर आकर्षित हुए और उन्होंने क्या किया, क्या भूमिका रही उनकी यहाँ मॉरिशस यात्रा। प्रोफेसर राम प्रकाश
के साथ मैं पढ़ा हूँ हम्म, और वो इंडियन कल्चर भी कॉलेजों में जाकर पढ़ाते थे। जहाँ तक मुझे याद है कि उस समय वो हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु ये सब भाषाएं पढ़ाते थे हम्म, और उसकी कक्षा जो है बहुत से लोगों को प्रभावित किया है। अब जैसे मुझे ले लीजिए, उनकी जो बातें थी, सुनते सुनते वो हम हजम कर लिए। सबसे पहले वे हमें ये कहते थे कि सभी बच्चों को अपने बच्चे समझकर पढ़ाना चाहिए, तभी ये उन्नति होगी। दूसरी बात, कक्षा में प्रवेश करने से पहले नुस्खा प्लान होना चाहिए ताकि बच्चों के सामने शर्माओगे नहीं। और तीसरी बात, यदि वेतन छूने जाते हो, यदि काम ठीक से नहीं किए हो तो तुम्हारा हाथ कांपेगा वो पैसे छूने के लिए। तो कम से कम अपने पैसे को ध्यान में रख कर बच्चों के साथ काम कीजिए। तो ये सब बातें जो है वो मुझे प्रभावित किया और हम खुद, जैसे मैं खुद अपना प्रश्न पत्र तैयार करता हूँ जब से, और धीरे धीरे अभी तक लगभग 10-15 साल से अभी पास्ट पेपर्स तैयार कर रहा हूँ। यानी कि तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी की सब पास्ट पेपर्स तैयार है और अपने मित्रों को भी सहायता करता हूँ। और सिर्फ अपने स्कूलों में नहीं, अन्य मित्रों को जो हिंदी अध्यापक है, काम करते हैं, तो मेरे यहाँ से पुस्तक लेकर काम करते हैं। यह काम पहले GSTU करते थे, गवर्नमेंट हिंदी टीचर्स यूनियन वाले, और अब और लोग है, लीलाधर जी है, मलाल माछी वाले, मैं हूँ, और लोग हैं, ये पाठ्य पुस्तक निकालते हैं और बेचते हैं। तो आप अध्यापक रहे, फिर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आप इतने कार्य करें, साथ में आपके कई साथी भी हैं। तो आप हमें क्या बताना चाहेंगे कि अभी जो हिंदी को अगर हम बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसे आप लोग प्रेरित हुए प्रोफेसर राम प्रकाश जी से, अभी जो है कैसे क्या करें बच्चों को सिखाने के लिए जो तरीका है, कैसे उनको आकर्षित करें हिंदी के प्रति? मेरा अनुभव ये है कि अभी बच्चे ज़्यादातर क्रियोली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे हालत में हमारे ज़माने में नवीन हिंदी माला थी, 6 कक्षाओं के लिए 6 पुस्तकें थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। और अभी जो है मैं जब पुस्तकें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको कुछ बदलना चाहिए, उन बच्चों के स्तर तक लाना चाहिए ताकि बच्चे दिलचस्पी ले। इसीलिए हम हमारे ज़माने में ऐसे करते थे, सरलीकरण कर देते थे। प्रोफेसर राम प्रकाश जी कहते थे कि देखते हैं कि ये कठिन है तो उस पाठ को 12 लाइन में पढ़ाइए। और पढ़ाई जो है वो सप्तपदी था, 7 पद जो थे उसको निचोड़ में मैं कहता हूँ कि हिंदी की पढ़ाई, बच्चे को हिंदी सुनना चाहिए, बोलचाल, यानी कि बोलचाल करना चाहिए। फिर बोलचाल के बाद देखें कि बच्चे जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं या नहीं, तो पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ उसको कठिन शब्द, ताकि उसका शब्द भंडार बढ़े, कठिन शब्द भी समझाते जाइए। और अंत में 5 मिनट रह गया तो आप उनको कार्य दे सकते हैं करने के लिए। और कार्य जब भी देंगे करने के लिए तो उस कक्षा में 3 स्तर के बच्चे होते हैं, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में गुड, बेटर, बेस्ट। तो उस समय अभी के अध्यापकों से मैं आग्रह करता हूँ कि जो गुड है उनके साथ कुछ ज़्यादा समय लें, क्योंकि जो बेस्ट है वो तो होशियार बच्चा है, लेकिन उस पर तो लोग कहते हैं कि नहीं यार ये नहीं जानता है, छोड़ दो उसको कोने में। तो ये एक बहुत गलत काम, पाप कर रहे हैं। तो मैंने अध्यापकों से आग्रह कि ऐसे विद्यार्थियों को काम कीजिए। और अब तो 45 मिनट मिलता था, पहले 30 मिनट मिलता था। तो मैं कहूँगा कि यदि हमारे माता पिता और अध्यापक गण तीनों मिलकर कोशिश करेंगे तो हमारे बच्चे ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और अभी जो है अखबारों में पढ़ रहे हैं कि हिंदी जो है 50% हो गया है, तो ये दुख की बात है। जब तौलते हैं तो देखते हैं कि ये, अब मेरे संस्था में मेरे अध्यापकों के बारे में अभी लोग मोबाइल देखते हैं। कक्षा में अध्यापक को मोबाइल नहीं रखना चाहिए, समय जाता है। तो हमारी संस्था के जो नियम ही ऐसा है कि मोबाइल है तो ऑफ कर दो और पढ़ाओ।
तो इस प्रकार चलेगा तो चलेगा काम। और मैं सोचता हूँ कि कभी भी कोई कुछ देर नहीं है, अभी भी सवेरा है, पढ़ सकते हैं, बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और ख़ास करके जो अध्यापकगण है, जो माँ बाप है, इन लोगों को बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। गुरुजी, आपका इतने वर्षों से हिंदी के प्रति जो झुकाव रहा है, 50 वर्षों से आप अभी अवकाश प्राप्त हैं, इसके बावजूद आप अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और आपका ये जो कार्य है और आगे बढ़ें और लोग आपसे प्रेरित हों और हिंदी की जो पढ़ाई है वो आगे बढ़ें। मॉरिशस में बहुत से लोगों को आपकी ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि कुछ बच्चे, मुझे याद है उस समय पहले उसे भारत जाना है, तो वो क्या करते थे, हमारे यहाँ हिंदी पढ़ते थे। क्यों पढ़ते हैं आइयो, अधेर हो गई, मतलब कि 20 साल के हो, 15 साल के हो, अब तो कहते हैं कि नहीं, हम भारत जाना चाहते हैं कि हम भारत जाएंगे तो कम से कम हिंदी सीख सकेंगे, वहाँ पर बातचीत करेंगे। और ये तो एक नियम है, कोई भी विद्यार्थी अपना देश छोड़कर दूसरे देश में पढ़ने जाता है तो सबसे पहले उसको अपनी भाषा, वहाँ की भाषा जाननी चाहिए, तब उसे पढ़ाई शुरू करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हिंदी पढ़े और आगे बढ़े और हमारा समाज जो है उन्नति करे। तो गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया, मैंने कोशिश की उसका उत्तर देने के लिए। शायद ये उत्तर जो है परिवार तक पहुंच जाए, अध्यापक तक पहुंच जाए, यही आशा रखता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपको। नमस्कार। नमस्कार। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में जिसे हम लोगों ने हिंदी भाषा के बारे में आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश की, खासकर बैठकाओं में या स्कूलों में किस तरह से हिंदी पढ़ाई जाती थी और पढ़ाई जाती है, और ये सब जानकारियाँ हमारे साथ बांटने की कोशिश की गुरुजी बंगारिया जी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हिंदी का जो स्तर है अभी वो और आगे बढ़े और बच्चे जो हैं इसकी ओर झुके। तो इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं। एक और कार्यक्रम के साथ आप लोगों के सम्मुख आएंगे। अभी के लिए हमें और हमारी पूरी प्रसारण टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।